ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो हम लोग रेलवे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे और ये प्रत्येक प्रश्न को हम एक्सप्रेशन के साथ बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत इस वीडियो से फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने फर्स्ट प्रश्न है। देखिए, जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए आपका बता दें कुछ खिलाड़ी हैं, तो हम कुछ की इंपॉर्टेंट खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। ठीक है, कितने खेल होते हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं, याद रखिएगा। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। कबड्डी, नेट बॉल और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, नेट बॉल और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 तो आपके बता ही दिए हैं। और ये खो खो और बेसबॉल में 9 होते हैं। खो खो और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। याद रखिएगा, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। बॉक्सिंग और स्कूनर में 1 होते हैं। बॉक्सिंग और स्कूनर में कितने होते हैं? तो 1 होते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, टेनिस, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन, ये सभी में जो है 1 या 2 होते हैं। 1 या 2 होते हैं, याद रखिएगा, 1 या 2 होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मंडल आयोग का गठन, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था मंडल आयोग की गठन। हम बता दें मंडल आयोग के थोड़ा से बारे में। तो मंडल आयोग का जो गठन किया गया था मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया था। तो है ना, मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया था 1979 में। और जो मंडल आयोग था इसका संबंध था किससे? तो इसका संबंध था पिछड़ा वर्ग से संबंधित था। मंडल आयोग जो है किस वर्ग से संबंधित है? तो पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है कि गंगा नदी का अन्य नाम भागीरथी है। गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? तो भागीरथी है। गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। गंगा नदी का अन्य नाम भागीरथी तो है ही, और क्या क्या नाम है तो देख लीजिए। गंगा नदी का और अन्य नाम क्या है? तो भागीरथी बता दिए, मंदाकिनी, अलकनंदा भी कहा जाता है। गंगा नदी की लंबाई की अगर बात करें तो 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको 2510 किलोमीटर भी मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। कहाँ से निकलती है गंगा नदी? गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, और बात करें अगर जो गंगा नदी है इसे भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, और ये गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है प्रमुख, उसके बारे में आपको बता दें। तो बहुत सारे शहर है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको बता दें। कानपुर हो गया, वाराणसी, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, मिर्ज़ापुर, पटना, भागलपुर, हाजीपुर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इलाहाबाद का दूसरा नया नाम क्या है? प्रयागराज। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। तो आपको बताएं अभी कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है इसके बारे में, तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो देखिए अगला प्रश्न है कि प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है को अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। प्रजातंत्र बोले तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र। ठीक है, तो ये जो बात कहे थे अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन कौन थे? तो इसी याद रखिएगा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। और किम्मा राष्ट्रपति थे? तो इसी याद रखिएगा। अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अमेरिका के कौन सा राष्ट्रपति थे? तो 16वें राष्ट्रपति थे। आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न छूट गया है ना। देखिए एक प्रश्न छूट गया हमारा, 2-3 छूट गया है। तो अगला देखिए, गंगा नदी के बाद हमारा प्रश्न क्या था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को
कार्ल मार्क्स ने लिखा है। किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। तो कार्ल मार्क्स के बारे में आपको बता दें, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 को हुआ था प्रसा में। कहाँ हुआ था? तो प्रसा में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में हुआ था। और मृत्यु हुआ था 1883 में ब्रिटेन में। ठीक है। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक है, कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक है दास कैपिटल। क्या है? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक है दास कैपिटल, तो इसे याद रखिएगा। दास कैपिटल किनकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स का। और दास कैपिटल जो पुस्तक है, इसमें चर्चा किया गया है किसकी? पूंजी और पूंजीवाद की चर्चा किया गया है। पूंजी और पूंजीवाद की चर्चा किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी था, इसे याद रखिएगा। ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये तो आपको बता चुके, अभी आपके वाला अभी बता चुके हैं ना। अगला देखिए, तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में सबसे भयानक अकाल कब आया था? 1943 में आया था। भारत में सबसे भयानक अकाल जो आया था 1943 में आया था, इसे याद रखिएगा। अगला का बात कर लें, तो अगला हमारा क्या है? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सलीम मुल्ला खां। सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग के अगर बारे में अगर बात कर ले अगर हम, तो मुस्लिम लीग का मूल नाम क्या था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। इसकी स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1906 को। 1 अक्टूबर 1906 को इसकी स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, इसे याद रखिएगा। और इसकी संस्थापक की अगर बात कर लें, तो संस्थापक में 4 व्यक्ति का नाम आता है। मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां तृतीय है, हकीम अजमल खान, और चौथे व्यक्ति हैं ख्वाजा सलीमुल्लाह जो अध्यक्ष थे ना, ख्वाजा सलीमुल्लाह है ना, ये प्रथम अध्यक्ष थे, ये संस्थापक भी थे, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है कि ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? तो भानु अथैया को मिला था, आप इसे याद रखिएगा। ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? तो भानु अथैया को मिला था। और बता दें, ऑस्कर पुरस्कार जो है, ऑस्कर पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है? अकेडमी पुरस्कार। क्या है? अकेडमी पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार का सबसे पहला जो आयोजन हुआ था 16 मई 1929 को। ऑस्कर पुरस्कार का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 16 मई 1929 को। और 2021 में दिया गया जो ऑस्कर पुरस्कार, इसका जो क्रम है, कौन सा क्रम है? तो अभी इसे भी याद रखिएगा। 2021 में जो दिया गया ऑस्कर पुरस्कार, इसका क्रम है 93 93वां क्रम है। आप इसे याद रखिएगा कि 2021 में जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किससे मिला है? तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है नोमैडलैंड जो 3 सर्वाधिक इसको मिला है ना, ऑस्कर पुरस्कार। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्लोई चाओ जो नोमैडलैंड के डायरेक्टर थे। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसेट एमसी डोरमेड। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ये तीनों पॉइंट, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला, और तीनों बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर्स थे नोमैडलैंड के ही पिक्चर के थे, तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे अगर बात करें, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, देख सकते हैं कि सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा भारतीय निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और जो सीटों की अगर बात करें, तो सीटों का जो आवंटन होता है, बंटवारा होता है, जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है, इसलिए सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना
कब किया गया था? 1993 में। कब किया गया था? 1993 में किया गया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए आगे हमारा क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, राज्यसभा का धन विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रोक कर रखा जा सकता है? तो 14 दिन तक। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रख सकता है? 14 दिन तक रख सकता है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है, वरदानता रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, जो वरदानता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। और ये वरदानता जो बीमारी है, लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता इसमें नहीं होती है, ठीक है। और हम अगर इसकी बात करें तो जो वरदानता बीमारी है जन्म से ही होती है, मतलब ये आनुवांशिक रोग है, जन्मजात रोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है, रेडॉन को छोड़कर सभी अन्य रेडॉन जो है ऐसा गैस है, रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी गैस, रेडॉन को छोड़कर चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था? तो अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था? 1539 में। अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था? 1539 में। अब आपको अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, और अकबर जो है अपना राज्य अभिषेक कब करवाए थे? तो 1556 में करवाए थे। आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अब अकबर से संबंधित कुछ प्रमुख कार्य है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। अकबर ने 1562 में ही अकबर ने 1562 में ही हर मदल से मुक्ति पाया, ठीक है। और अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया? तो समाप्त कर दिया। और 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया अकबर ने। इसे भी आप याद रखिएगा। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थापना किया। मतलब कि अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया और अपनी राजधानी आगरा से कहाँ शादी कर लिया? तो फतेहपुर सीकरी बना लिया राजधानी। इसे भी आप याद रखिएगा। अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना किया। अकबर ने 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दिया। तो इसे याद रखिएगा। और अभी आपको बताए थे कि अकबर ने 1539 में मजहर की क्या किया? तो घोषणा किया। क्या किया? 1539 में मजहर की घोषणा किया। और अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना किया, ठीक है। और 1583 में इलाही संबंध की शुरुआत किए। अकबर ने 1585 में राजधानी लाहौर स्थापित कर लिए। फिर से कहाँ था बना लिया राजधानी? तो लाहौर राजधानी स्थानांतरित कर लिए। तो आप इसे याद रखिए, अकबर से संबंधित ये बातें थी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, झंडा गीत की रचना किसने किया? श्यामलाल गुप्ता ने। झंडा गीत की रचना किसने किया? श्यामलाल गुप्ता ने किया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, विश्व का पहला धर्म क्या है? हिंदू धर्म। विश्व का पहला धर्म क्या है? हिंदू धर्म। स्तूप के शीर्ष भाग को इर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इर्मी कहा जाता है। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि पुस्तक गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से। तो आपको कुछ प्रमुख क्रांति के बारे में बता देते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध तेलहन से, सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी क्षेत्र से,
गोल क्रांति का संबंध आलू से, धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से, नीली क्रांति का संबंध मछली से, अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से, ब्लैक क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से, पिंक क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से। पिंक क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा उत्पादन से। पिंक मतलब गुलाबी, आपको बता चुके हैं अभी। और एक याद रखिएगा, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। ठीक है, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार विभूति के रूप में डॉक्टर अनुग्रह नारायण को कहा जाता है। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण को कहा जाता है। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला है, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। और कुछ प्रमुख देश का राष्ट्रीय खेल के बारे में जान लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। आप इसे याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है। ठीक है, और बात करें ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल। ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल है। ठीक है, और स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल आपको बता दें बुल फाइटिंग। क्या है? बुल फाइटिंग। और ये बता दें चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। भूटान का तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तीरंदाजी क्या है? तीरंदाजी, इसे याद रखिएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। तो इसे याद रखिएगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। ठीक है, अब बात करते हैं बांग्लादेश का कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और कनाडा का भी बता चुके आपको आइस हॉकी। और स्कॉटलैंड का रग्बी है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी है। तो आपको कुछ प्रमुख देशों का राष्ट्रीय खेल बता चुके हैं, आप इसे याद रखिएगा। अगला है, ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में स्थित है। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो महाप्रयाण। क्या है? महाप्रयाण। और आपको कुछ प्रमुख जो है व्यक्तियों का समाधि स्थल के बारे में बता देते हैं। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट, तो इसे याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू शांति वन। नहा से नहाना, ना से शांति, नहाने से शांति आता है। तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम है शांति वन। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट। ठीक है ना, बहादुर को ही मिलता है विजय, तो विजय घाट हो गया लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। मोरारजी देसाई का अभय घाट। चौधरी चरण सिंह का है किसान घाट। के.आर. नारायण का उदय भूमि। राजीव गांधी का वीर भूमि। महाप्रयाण घाट का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण, जो अभी आपको बता चुके हैं। अगला है, अगला याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। और अगला है जगजीवन राम समता स्थल। जगजीवन राम समता स्थल। जगजीवन राम समता। अगला है B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चैत्रा भूमि। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि। और ज्ञानी जल सिंह एकता स्थल। ज्ञानी जल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल का नाम है कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कर्म भूमि। ठीक है, आगे बात करें। अगला है कि अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? 26 मई 1865 को। मुद्रास्फीति की माप
मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा की जाती है। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है कि चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो को। चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो को। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 को। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 को हुआ था। बता दें कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और उस समय लॉर्ड डफरिन जो थे वायसराय थे, इसी भी याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस का स्थापना होता है। और 1907 में नरम दल और गरम दल विभाजित हो जाता है। ठीक है। तो अगला है कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी तल से प्लान वेग का मान, पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। तो आप इसे भी याद रखिएगा, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कुछ मुख्यालय के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है। तो अभी आपको बताएं विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। और कुछ प्रमुख संगठन का देखते हैं मुख्यालय। तो गैट का मुख्यालय जिनेवा में है। गैट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में। शहर का मुख्यालय काठमांडू। शहर का मुख्यालय काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी। इसे याद रखिए। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, इसे आप याद रखिएगा। और विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय ग्लांड में है, स्विट्जरलैंड में जो पड़ता है। ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन मतलब ओपेक का मुख्यालय वियना में, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ठीक है। आगे है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। यूरोपियन आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जिनेवा में है। यूरोपियन आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। तो आप इसे भी याद रखिएगा। यूरोपियन संसद का मुख्यालय लक्ज़मबर्ग में है। ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे CISF की स्थापना कब हुई थी? CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। CISF की स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है। आगे है कि आगे देखिए क्या है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के रचयिता सलमान रश्दी हैं। सलमान रश्दी हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और आपको नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के बारे में कुछ बता देते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो होते हैं इनको CAG कहा जाता है शॉर्ट में। और इसकी चर्चा किया गया है आर्टिकल 148 में। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की चर्चा किया गया अनुच्छेद 148 से 151 तक। इसे याद रखिएगा। इसका जो मुख्य काम है सरकार की जांच करना। सरकार की जांच करना। इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, अभी आपको बता चुके हैं। और ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का मार्गदर्शक यानी मित्र कहा जाता है किसको? लोक लेखा समिति को। और इस लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। उस जो 22 सदस्य होते हैं ना, लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष से। और ऐसे 65 वर्ष आयु होती है पूरा करने का, है ना। जब 65 वर्ष हो जाएगा तो उस इस्तीफा दे देंगे, मतलब अपना पद त्याग पर दे देंगे। और और बात करें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र क्या है? मुर्मू अभी, है ना। तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसे याद रखिएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है।
1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। अगला हमारा देखिए क्या है, 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, अभी आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगला है लेगुमिनस दाल दलहन में पाया जाता है। लेगुमिनस दाल कहाँ? दलहन में पाया जाता है। विजयनगर समाज का संस्थापन हरिहर और बुक्का था। हरिहर और बुक्का था, इसे याद रखिएगा। आगे देखें, आगे है कि मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, इसे याद रखिएगा, है ना। और देखिए आगे हमारा है द गाइड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार 1997 में संविधानित किया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार मिला था 1997 में, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर 6 माह होता है। लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर 6 माह होता है। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, और अगला है अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है। पुस्तक जो गोदान है किनके लेखक कौन लिखे हैं? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं। और वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौकायान से है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौकायान से है। तो आपको जो है कुछ प्रमुख ट्रॉफियाँ बता देते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। जो आपको बताने जा रहे हैं कुछ प्रमुख ट्रॉफियाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा गोल्फ से संबंधित है प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप और बाकर कप। ठीक है, और ये जो रोइंग खेल है उससे वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित है। एजरा कप पोलो से संबंधित है। बर्धमान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। किंग्स कप बॉक्सिंग से संबंधित है। और क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी बहुत सारे, इसे याद रखिएगा। देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसएस ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। बेटन कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सब हॉकी से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। और फुटबॉल से संबंधित कप कौन कौन है? रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, सुब्रतो कप, नेहरू गोल्ड कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। और नारंग कप और चड्डा कप बैडमिंटन से संबंधित है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके बता सकते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों के आप शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि वो भी आप वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको मिलेगा, जिस टॉपिक पर वीडियो मिलेगा आपको संपूर्ण जानकारी के साथ मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।